हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ फिजिक्स। तो आज डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट में मोशन इन टू डायमेंशन, और इसी को काइनेमेटिक्स 2D भी कई बार हम बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स 2D बोलिए या मोशन इन टू डायमेंशन, या कई बार इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोला जाता है। प्लेन का मतलब हो गया टू डायमेंशनल, यानी सरफेस में यदि मोशन हो रहा है, किसी प्लेन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, सो वैसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। तो इसको भी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं सर। ओके, तो यहाँ पे मोशन इन टू डायमेंशन में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कहानी को ज़्यादा करके इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है, और उसके साथ ही साथ दो तरह के प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है इस चैप्टर में। एक है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम और दूसरा है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ओके, तो उसी को कई बार विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम वगैरह भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूरा कहानी देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इस चैप्टर में, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इस चैप्टर में हमें तीन तरह के पढ़ने हैं। पहला जो टाइप है वो है आपका द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन। द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन और फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ओके, सो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट टाइप हमें पढ़ने हैं। दूसरा जो टाइप है द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो यहाँ पे है, लेट मी ड्रॉ द सेकेंड, और तीसरा एक और टाइप है थर्ड टाइप। ओके, सेकेंड टाइप है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट मतलब कुछ हाइट पे जाके और वहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। और तीसरा जो केसेस है इसमें, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो फोर्थ और थर्ड केस विच वी हैव, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन inclined plane। inclined plane, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। सारे केसेस और सारे फार्मूले को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो तीन केसेस है बेसिकली। सो टोटल वी हैव 3 केसेस। ओके, अब तीनों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, और उसके बाद एक एक करके सभी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले जानते हैं। ऑब्लिक का मतलब है, इसको कई बार ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पे हमने ऑरिजिन कंसिडर किया। जिस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसको हम ऑरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। तो हम अभी इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले हैं, और ऑब्लिक कहने का मतलब ग्राउंड के साथ कुछ इंक्लाइंड एंगल पे फेंकेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिए विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, तो मोशन जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसी प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक मतलब ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पे हमने इसको थ्रो किया है, दैट इज नॉन एज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। दूसरा जो कहानी है दैट इज नॉन एज प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का मतलब हो गया कि किसी बिल्डिंग के ऊपर से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर से, यानी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किए। आपका ये ग्राउंड मान लेते हैं, सो दिस इज़ द ग्राउंड, और बिल्डिंग के ऊपर से कोई एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, यानी यहाँ से थ्रो करेंगे। अब यहाँ से तीन तरह का थ्रो हो सकता है, आइदर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकते हैं, या फिर ऊपर थ्रो कर सकते हैं, या नीचे थ्रो कर सकते हैं। तो कई सारे सिचुएशन है, बट इस केस में यदि मोशन देखेंगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा जो केस है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, विल हैव अ इंक्लाइंड प्लेन, और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ये यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, सपोज u।
तो ये जो प्रोजेक्ट किए हैं, दिस मूवमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऑन द इंक्लाइंड प्लेन हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, सो दैट इज नॉन एज प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह सारी कहानी आपको दिया रहेगा। तो बेसिकली ये 3 तरह के सिचुएशन को हमें समराइज करके डिटेल में जानना है। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक ही रैपिड रिवीजन में आपका ये पूरा फार्मूले को याद करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। सो द फर्स्ट केस विच वी हैव दैट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो पहला जो बात कर रहे हैं वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। ओके, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड सारी कहानी देखेंगे। चलिए, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहने का मतलब यहाँ पे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी कई बार इसको हम बोलते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से ऑरिजिन से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं एट सम एंगल। सो लेट्स कंसिडर दिस इज द आवर प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट और इसको किसी एंगल पे यानी u वेलोसिटी से हमने इधर थ्रो कर दिया एट सम एंगल थीटा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। द फर्स्ट पैरामीटर जो पूछा जाएगा वो होगा आपका मैक्सिमम हाइट हो सकता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जहाँ से छोड़े वहाँ तक कहाँ तक गया। सिंपल केसेस हम ले रहे हैं। और तीसरा कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है। सो आइदर यू विल बी आस्क्ड द हाइट और मैक्सिमम हाइट अटेंड, या फिर आपसे रेंज ऑफ द और हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाएगा, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। टी को बोलते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए पॉइंट से होते हुए मान लीजिए बी पे गया और बी से फिर सी पे गया, तो ए से सी तक जाने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, दैट इज नॉन एज बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये सारी कहानी हमें डिटेल में देखने हैं। तो इनका फार्मूला हम डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं, हालांकि डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये रैपिड रिवीजन है। तो फास्ट में आपको थोड़ा सा हम फार्मूला बताते हैं सिंपल केसेस का। तो सबसे पहला जो फार्मूला है दैट इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपका हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितना टाइम लगेगा ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में ग्राउंड टू ग्राउंड। तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है दैट इज़ 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी कहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन वगैरह अप्लाई करते हैं और ये फॉर्मूले हमें मिलते हैं। टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू सी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा जो फार्मूला है दैट इज योर मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट यानी बी पॉइंट पे जब हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, तो बी पॉइंट का हाइट को ही बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट, एच से लिख रहे हैं। ये जो फार्मूला है ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2z। सो दिस इज द फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा जो आपका फार्मूला है दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगला है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है यहाँ पे, तो आर की जो फार्मूले होते हैं वो होते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाई जी। सो दैट इज़ योर रेंज फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये बेसिक 3 फार्मूले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और साथ ही साथ रेंज का। बट सिचुएशन इसमें जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा अलग पूछा जाएगा, इतना सिंपल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो सिचुएशन पूछा जाता है कि हाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आर एंड एच मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर देना है। रेंज डिवाइड बाय मैक्सिमम हाइट जब करेंगे तो सारे टर्म यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखने के बाद ये जो फार्मूले आते हैं दिस विल कम आउट टू बी आर अपॉन एच इक्वल टू 4 अपॉन tan थीटा। ओके, सो आर बाई एच दैट विल बी इक्वल टू 4 बाई tan थीटा, और यही हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। तो ये बेसिक कहानी बेसिकली इस केस में हमें याद रखने है। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा। तो ये तो बेसिक सारी कहानी हो गया, आर बाई एच इक्वल टू 4 बाई tan थीटा वगैरह। यहाँ पे जो एक और सिचुएशन आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, मतलब ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है दैट इज़ अ पैराबोलिक पाथ। ये एक पैराबोला है, तो पैराबोला का इक्वेशन आपको जानना पड़ेगा, जिसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो अगला जो कहानी है जो आपसे पूछा जाएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ
ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, मतलब ये कर्व का क्या इक्वेशन है वो आपसे पूछा जाएगा। तो दो इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ इन द फॉर्म, एक तो जनरल फार्मूला होता है कि जस्ट आप वहाँ पे जी वगैरह जो भी पुट करना है, लेंदी फार्मूला होता है, बट हम शॉर्ट वाला फार्मूला आपको बता रहे हैं। y इक्वल टू होता है ये x tan थीटा होल इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ऑब्वियसली जब किसी भी इक्वेशन को हम लिखते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, तो वहाँ पे y और x आता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। उसी तरह इस कर्व का आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो कर्व का इक्वेशन y और x के टर्म में आना ही है, इसलिए हम उसको लिखते हैं y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डिफरेंट बेसिक फार्मूला ओवर हियर। अब इस केस में आपसे जो कहानी पूछा जाएगा, यदि हम बोलेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कहानी पूछा जाएगा इस केस में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केस। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, यदि मान लीजिए थीटा एक एंगल है तो 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी थीटा यदि एंगल हो गया तो 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो दिस इज एंगल, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो 30 डिग्री हो गया एंगल, सो 90 माइनस 30 इट मीन्स 60 डिग्री, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस केस में होता क्या है, यदि हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा पे फेंकें या फिर 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकें, दोनों के केस में रेंज की वैल्यू सेम आता है। तो डायग्राम यदि हम देखें तो डायग्राम दैट लुक समथिंग लाइक दिस। तो मान लीजिए ये एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन का केस है एंड द प्रोजेक्टाइल हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और अभी के लिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया है। सो वी आर प्रोजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा। तो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे जाके फॉल किया। ओके, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किए अभी, वी हैव प्रोजेक्टेड फॉर नाउ एट एन एंगल थीटा। अब उसी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से, यानी अभी के लिए स्पीड आपका u था, उसी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से थ्रो करना है बट एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब इसी प्रोजेक्टाइल को यदि 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए विद द हॉरिजॉन्टल, वी हैव एन एंगल दैट दिस एंगल, ये जो एंगल है इस बार, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो 90 माइनस थीटा दैट इज द एंगल। तो इस बार फिर से u स्पीड सेम होना चाहिए, तो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। कहने का मतलब ये उसी पॉइंट पे जाके गिरने वाला है जब ये पहले जहाँ पे गिरा था। तो इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन दैट विल बी सेम, आइदर यू प्रोजेक्ट एट एन एंगल थीटा और आइदर एट 90 माइनस थीटा, बोथ विल हैव बेसिकली द सेम रेंज। तो दोनों केस में क्या सेम है, यदि वो पूछा जाए आपसे इस केस में, तो दोनों के केस में रेंज की वैल्यू सेम है। सो रेंज इन बोथ द केसेस हैज़ द सेम वैल्यू। सो आप बोल सकते हैं R1 इज इक्वल टू द R2, रेंज इन द फर्स्ट केस एंड रेंज इन द सेकेंड केस बोथ हैव सेम वैल्यू। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ और होते हैं, तो हम सारी कहानी को एक बार समराइज करके लिखते हैं। तो मान लेते हैं अभी के लिए एंगल जो है आपका वो है थीटा। सो थीटा इज योर एंगल एंड 90 माइनस थीटा दिस इज योर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा हो गया आपका एंगल, 90 माइनस थीटा, इधर थोड़ा साइड में लिखते हैं, थीटा इज योर एंगल एंड 90 माइनस थीटा दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन दो चीज़ें हैं, एक है आपका एंगल और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लेते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को थीटा पे फेंका था उस समय इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी थीटा एंगल पे फेंकने से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t1 है, और जब इसी ऑब्जेक्ट को हमने 90 माइनस थीटा से फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से इस पाथ से जाने में टाइम लगा t1 और 90 माइनस थीटा पे जब फेंकें तो उस समय टाइम लगा t2। कॉमन सेंस से अभी हम देख के बता सकते हैं कि t2 ज़्यादा होगा और t1 ज़्यादा होगा, और ये सिचुएशन ये बेसिकली थीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। तो मान लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन आई हैव थ्रोन एट एन एंगल थीटा, तो उस समय इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है t1। सो t1 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, और 90 माइनस थीटा पे जब फेंकें तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है प्रोजेक्टाइल का हो गया t2। ओके, उसी तरह जो मैक्सिमम रेंज की यदि मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट ही दोनों केसेस में अलग अलग है। जब हमने थीटा पे फेंका था तो मैक्सिमम हाइट h1 था और 90 माइनस थीटा पे मैक्सिमम हाइट h2 है।
ओके। और रेंज की यदि बात करें, सो रेंज वी हैव R1 एंड R2। अब इन सारे केसेस में हमें कुछ रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। सो रिलेशन रिलेटेड टू टाइम ऑफ फ्लाइट यदि देखा जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एट एन एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब एक 30 पे फेंकें और फिक्स 60 पे फेंकें, कंडीशन है कि दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। तो वैसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिलेशन है दैट इज T1 बाई T2 दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ये चीज़ याद रखेंगे। यानी रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू कितना, tan थीटा। डन सर। हाइट की यदि बात करें, यानी हाइट का रिलेशन का, हाइट h1 और h2 है एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, सो दिस h1 अपॉन h2 दिस विल कम आउट टू बी tan स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आ रहा है, तो आप हर केस में जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। हालांकि आप ये सारी कहानी याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में टैकल कर सकते हैं। बात यदि करें R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, तो वो तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 बोथ आर सेम। तो R1 और R2 का रेशियो बोले तो वो 1 है बेसिकली। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, रेशियो ऑफ रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज इन द टू केसेस दैट विल कम आउट टू बी 1, या फिर इसी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि R1 दैट इज इक्वल टू R2। सो ऑल दिस स्टोरी इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केस बोल सकते हैं आप, या स्पेशल केस रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब हम पहली बार थ्रो कर रहे हैं थीटा पे, दूसरी बार थ्रो कर रहे हैं 90 माइनस थीटा पे। ओके। सो कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि द टाइम ऑफ फ्लाइट एट एन एंगल 30 डिग्री, जब हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ था, और जब उसी प्रोजेक्टाइल को 60 पे फेंकेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। T1 और T2 का रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है tan थीटा के टर्म में, बट ऑलवेज रिमेंबर जो T1 है दैट इज एट एन एंगल थीटा, ये याद रखेंगे। थीटा मतलब 30 वाला, ये इन सारे फार्मूले में हमने एंगल पुट किया है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो ऑल दिस थीटा वी हैव प्लॉटेड, बेसिकली दिस इज द एंगल, प्लीज रिमेंबर दिस वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो स्पेशल केस अब हमसे पूछा जाएगा रिलेटेड टू द ऑब्लिक प्रोजेक्शन, वो कुछ स्पेशल सिचुएशन है जो हमें याद रखना है। ये स्टैंडर्ड केसेस है, इसलिए आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं। So some of the tricks you can remember, or some special cases you can write like this. Okay, so some special cases related to the projectile motion. So पहला जो केस है आपका वो इस तरह का है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को यदि मान लीजिए आपको बोला है कि there is a triangle, और ट्रायंगल के वर्टेक्स से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। So let's consider this is a triangle, और ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से, यानी यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। सो वी हैव प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस एंगल एट एन एंगल, मान लेते हैं यू से फेंके हैं, कितने एंगल पे, थीटा एंगल्स पे फेंके हैं। ओके सर, सो थीटा इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल अभी के लिए ये 90 नहीं है, और ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे मूव करते 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 जस्ट इसको टच किया। सो इट को बोलते हैं ग्रेजिंग ओवर द टॉप वर्टेक्स, एंड फाइनली इट इज़ फॉलिंग बैक टू द थर्ड वर्टेक्स। तो इस तरह का यदि कहीं भी सिचुएशन दे दिया तो आपसे ऐसे केसेस में पूछा जाएगा कि इफ द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल दैट इज अल्फा एंड बीटा एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा। बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का एंगल, जो बेस मतलब नीचे वाला एंगल है वो अल्फा बीटा है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो कि आपका थीटा है। तो अल्फा बीटा और थीटा में क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस केस में याद रखेंगे कि tan थीटा की जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस ऑफ tan बीटा। ओके, अब ये कैसे आता है, तो जस्ट हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यूज़ करके ये रिलेशन हमारा आता है। सो डेफिनेटली वी नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशन एज वेल। दूसरा जो स्पेशल केसेस याद रखने हैं वो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं तो कई बार बोलेगा कि उसका दो वर्टिकल या पिलर को बेसिकली क्रॉस करके मूव किया। मान लेते हैं सिचुएशन ऐसा है। सो लेट्स कंसिडर दिस इज द ऑरिजिन, और ऑरिजिन से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया है। सो प्रोजेक्टाइल हैज़ बीन प्रोजेक्टेड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, तो जिसको ऐसे थ्रो करेंगे तो ये इस तरह से मूव करते करते फाइनली इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि हम बेसिकली जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हैं तो ये दो पिलर को टच करते हुए जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पिलर और दिस इज द सेकेंड पिलर। तो दो पिलर को बेसिकली प्रोजेक्टाइल जस्ट टच किया है, और टच करते ही मूव किया आगे की तरफ। ओके, और दोनों का हाइट बेसिकली सेम है, और आपको गिवन रहेगा कि पहले पिलर को प्रोजेक्टाइल जो पास कर रहा है,
सो एट द फर्स्ट पिलर इट विल पास एट ए टाइम, सपोज जब यहाँ पे था प्रोजेक्टाइल उस समय यानी ऑरिजिन से लेके यहाँ तक आने में इसका टाइम लगा था t1, उसी तरह प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी सेकंड पिलर को टच करते समय जो इसका टाइम था टोटल टाइम दैट इज t2, यानी ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक जाने में टाइम लग गया इसको t2। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर, ऑब्वियसली दोनों पिलर का हाइट सेम है, तो हाइट ऑफ द पिलर कितना होगा ऐसे केस में और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो दो चीज़ें पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होने वाला है इस केस में दैट विल बी t1 प्लस t2, सो दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो हाइट ऑफ द पिलर है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू t1 इंटू t2, सो दैट इज द हाइट ऑफ द पिलर एज वेल एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दो केसेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन याद रखना है। हालांकि ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बट स्टिल दिस इज अ स्टैंडर्ड वन विच वी कैन रिमेंबर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपसे पूछा जाएगा दैट इज द सिचुएशन ऑफ, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, एक प्रोजेक्टाइल की ये कहानी हो गया, और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो इक्वेशन वगैरह हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली दीज आर द इक्वेशन विच यू कैन से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केसेस या फिर ये जो बेसिक केसेस से रिलेटेड कहानी है, ये सारी कहानी ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा उस केस में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं दूसरे केसेस के ऊपर। सो द सेकेंड केस विच वी हैव अपार्ट फ्रॉम द ऑब्लिक प्रोजेक्शन दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो सेकेंड केस की बात कर लेते हैं अब, एंड दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, सो सेकेंड केस में हमारा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग के हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें भी तीन केसेस बनते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। पहला जो केस है उसको बोलते हैं जस्ट प्रोजेक्शन। मान लेते हैं यहाँ पे आपको सिंपल सिचुएशन दिया हुआ है कि वी हैव दिस एज अ ग्राउंड, और तीन तरह के सिचुएशन यहाँ पे दिए हो सकते हैं आपको। ओके, इस तरह के केसेस में तो ये मान लेते हैं ये दिस इज अ बिल्डिंग एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वी आर प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो तीन तरह के केसेस यहाँ पे दिए हुए हो सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस विल बी आवर थर्ड केस। तो टोटल तीन केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो इस केस में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेसिकली हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको गिवन रहेगा और बिल्डिंग के टॉप से किसी भी प्रोजेक्टाइल को बार बार हम प्रोजेक्ट करेंगे। सो हाइट विल बी गिवन टू यू, और आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग पैरामीटर इन दिस केस। ओके, तो तीन तरह का केस क्या बनने वाला है। पहला तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट करेंगे, सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दूसरा जो केस होगा यानी यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। दूसरा जो केस होगा दैट इज द एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन। एलिवेटेड मतलब इस इंक्लाइंड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से विद द हॉरिजॉन्टल एट सम एंगल थीटा। तो थीटा एंगल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट इज द एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन। एलिवेटेड मतलब ऊपर की तरफ फेंकेंगे। और तीसरा जो होगा दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी नीचे की तरफ फेंक रहे हैं विथ स्पीड यू, बट इस बार जो एंगल है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट सम एंगल थीटा। तो तीनों केसेस में आपसे जो पूछे जाने वाला सिचुएशन है वो है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी ये बिल्डिंग से कितने दूर पे जाके गिरेगा ये पूछेगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो केस है दैट इज़ अ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो केस के अंदर केस आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, सो दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ही केस 1 जो हम देख रहे हैं, सो केस 1 which we have that is in horizontal direction, या projection in horizontal direction you can remember like this। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दिस इज अ बिल्डिंग एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वी आर प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्टाइल, और ये आपका हो गया ग्राउंड। ओके, और प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किए हैं दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वी आर प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ सम स्पीड, सपोज यू। तो यू स्पीड से फेंक रहे हैं और बिल्डिंग की हाइट हमारा कितना है, h है। तो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे जाके इस तरह से कुछ गिरेगा। तो हमें बोलेगा कि मान लेते हैं ये पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट फाइनली टचिंग द ग्राउंड दैट इज B। तो A से B तक जाने में कितना टाइम लगा दैट विल बी आस्क्ड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में यदि हमें लिखना हो दैट इज
फॉर्म सिंपल फार्मूला है t इक्वल टू दैट इज रूट ओवर 2h बाई जी, सो रूट ओवर 2h बाई जी, सो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको थ्रो कर रहे हैं। ओके, बात यदि करें कि रेंज कितना होगा, रेंज का मतलब हो गया कि ग्राउंड से या बिल्डिंग से कितने दूर पे जाके ये गिरने वाला है, सो दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज ओवर हियर। तो इस केस में रेंज जो होगा दैट इज जस्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, सो वेलोसिटी इज u एंड टाइम हमने निकाल लिया है, सो वेलोसिटी इज u और टाइम जो हमारा है रूट ऑफ 2h by g, so this will give us a range in the horizontal direction। तो ये पहला केस हो गया रिलेटेड टू केस 1 बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और यहाँ पे एक और चीज़ें पूछा जा सकता है कि कितनी वेलोसिटी से ये बेसिकली ग्राउंड को हिट करेगा, तो जस्ट आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना है, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, सॉरी और कंपोनेंट केस से निकाल लेना है कि फाइनल वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा। कहने का मतलब है कि after hitting the ground it will have the two component of velocity in final velocity in x direction और दूसरा हो जाएगा final velocity in y direction जो कि इस डायरेक्शन में होगा, so this is final velocity in y direction। और दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे the resultant or the diagonal that will give us the resultant that is the net velocity v। okay, so from here ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, जस्ट काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना है a पॉइंट से b पॉइंट के बीच में, और x में फाइनल वेलोसिटी और y में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और टोटल निकालने के लिए दैट इज जस्ट रूट ओवर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज रूट ओवर ऑफ वेलोसिटी इन x कंपोनेंट स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट विद द ग्राउंड। अब मूव करते हैं दूसरे केस पे, सो केस 2 वी कैन कंसिडर इट इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सो केस 2 में आपसे बोलेगा कि एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन है, यानी बिल्डिंग के ऊपर से हम ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किए। सो लेट्स कंसिडर दिस इज द सिचुएशन ऑफ द बिल्डिंग एंड वी आर प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल इन द एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन। मतलब ये आपका इस तरह का बिल्डिंग है और यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है ऊपर से ऊपर फेंके, यानी बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। सो दैट्स द सिचुएशन ऑफ एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन। तो यू स्पीड से फेंक रहे हैं और ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल वी आर प्रोजेक्टिंग इट एट एन एंगल थीटा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जाएगा एंड दिस विल फाइनली फॉल बैक टू द ग्राउंड। तो ये इस तरह का प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। सो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, सो वी कैन कॉल इट समथिंग टू बी लाइक दिस। तो फाइनली मान लेते हैं ये यहाँ पे फॉल बैक किया। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिल्डिंग की हाइट फिर से h गिवन है, तो आपसे पूछेगा दो पैरामीटर अगेन। फर्स्ट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसको a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में, a से b तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो लेट्स कंसिडर दिस टाइम एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि t हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में यहाँ पे t कंसिडर कर लिया था, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट टू बी t1 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन। तो इस तरह से आके यहाँ पे फॉल किया, कितना टाइम लगेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं इस केस में। सो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 जो है दैट इज आर u sin थीटा बाई z, सो u sin थीटा बाई z एंड प्लस ऑफ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा या रूट के अंदर आ जाएगा सेम टर्म, रूट के अंदर उसी को लिखना है फिर से u sin थीटा बाई जी और इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2h बाई जी, सो 2h बाई जी। ओके, और इस फॉर्मूले को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि ध्यान से देखिए, तो ये 2u sin थीटा बाई जी है। कब? जब यदि मान लीजिए हाइट को आप जीरो कर देंगे, तो हाइट को जीरो कर देंगे तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन बन जाएगा। इफ द हाइट इज जीरो सो इट इज लाइक ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और ऑब्लिक प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो हाइट को यदि जीरो कर दिए तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, सो दिस टर्म विल कम आउट टू बी जीरो। और ये टर्म यदि जीरो हो गया सो ऑब्वियसली वी कैन के रूट ऑफ u sin थीटा का स्क्वायर, ये u sin थीटा बाई जी और u sin थीटा बाई जी जो कि बन जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। और ये जनरल फार्मूला इवन मोर एप्लीकेबल है इन दिस केस ऑल्सो। इस केस में यदि देखें तो थीटा की वैल्यू कितना है 0 डिग्री, ऊपर जो एंगल था वो थीटा था, तो थीटा अभी 0 डिग्री है। तो थीटा यदि इसी फार्मूले में आप 0 पुट कर देते हैं तो साइन भी 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। तो बचेगा क्या आपका 2h बाई जी, यानी रूट 2h बाई जी, जो कि यहाँ पे आपका आ रहा है रूट 2h बाई जी। ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस फार्मूला टू बी इक्विवेलेंट टू द जनरल फार्मूला इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जनरल फार्मूला के जैसा है। ओके,
तो आपको ये थोड़ा सा हटा के फिर से इसको लिख देते हैं. ओके, so what we can write the time of flight in this case, that is u sin theta by z, और इसी को फिर ऐड करना है प्लस रूट, सेम टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखना है u sin theta by z इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2h by z. So that is the time of flight in this case. You can consider it to be like this. Okay, तो ये हो गया time of flight इन केस ऑफ एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन. देखने से डर लग रहा होगा बट लॉजिकली यदि याद रखेंगे तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है. दूसरा जो केसेस पूछा जाएगा दैट इज योर व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब बिल्डिंग से कितने दूर पे जाके ये गिरने वाला है. सो दैट रेंज यू विल बी आस्क्ड इन दिस केस. तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा उसको मान लेते हैं R1 लिख रहे हैं अभी, और इस बार भी वही करना है. लास्ट केस में आपने क्या किया था बेसिकली कि u से टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दिए थे, यानी u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट वॉज रूट ऑफ 2h बाई जी, तो वही मिल गया था आपका रेंज. तो यहाँ भी वही करना है बट वेलोसिटी का कंपोनेंट सिंस द रेंज इज इन x डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन वाला लेना पड़ेगा. सो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट यदि देखा जाए तो लेट मी राइट इन अनदर कलर ओवर हियर. सो x डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का यदि कंपोनेंट देखा जाए सो दिस विल हैव u cos थीटा. ओके, और यदि अपर डायरेक्शन में देखा जाए सो दैट इज u sin थीटा. अब u sin थीटा यहाँ पे बेसिकली प्लस है, इसीलिए अभी आपके लिए u sin थीटा प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है. ओके, बट नेक्स्ट केस में यही u sin थीटा जब नीचे आएगा तो जहाँ जहाँ u sin थीटा है वहाँ माइनस u sin थीटा हो जाएगा. तो ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, और ये यदि हमें रेंज निकालना है, रेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ u cos थीटा. सो रेंज का जो फॉर्मूला आएगा इन दिस केस, आई एम राइटिंग दैट रेंज टू बी इक्वल टू R1 इन दिस केस. सो हो जाएगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा. जनरली रेंज इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा, और टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी t1 के बराबर. सो ये हो जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t1. तो यहाँ से आपको ये रेंज मिल जाएगा इन दिस केस, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ऊपर से पता है, जस्ट उसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो दैट वाज द सेकंड केस, एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन. तीसरे केस पे मूव करते हैं विच वी हैव दैट इज अ थर्ड केस, केस 3. केस 3 में हम बिल्डिंग को, प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ फेंकेंगे. सो दैट्स द केस 3 इन दिस केस. और यहाँ पर यदि हमें लिखना हो प्रोजेक्टाइल का कहानी तो फिर से बिल्डिंग बना लेते हैं. सो दिस इज आवर बिल्डिंग, and from the top of the building we are projecting the projectile in the horizontal direction. इस बार नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये हमारा ग्राउंड है और प्रोजेक्टाइल को इस बार हमने नीचे की तरफ थ्रो किया है, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वी आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये इधर थ्रो कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन कंसिडर इट टू बी लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन इन विच वी आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल विद अ वेलोसिटी अगेन u. और इस बार हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे नीचे, यानी एंगल जो है वो नीचे की तरफ है, थीटा एंगल. सो प्रोजेक्टाइल का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल फॉल बैक ओवर हियर. सो व्हाट इज द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, दैट इज नोन एज द टाइम टू ऑफ फ्लाइट. और फिर से हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन रहेगा, तो मान लेते हैं इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज t2. कॉमन सेंस से यदि देखा जाए तो लास्ट केस में जो फॉर्मूला था वही रहेगा, बट u sin थीटा इस बार आ जाएगा जो कंपोनेंट होगा. यदि u का कंपोनेंट देखें सो वी हैव u cos थीटा इन द सेम डायरेक्शन, यानी पहले भी ये हॉरिजॉन्टली आगे था तो अभी भी उधर ही है, बट u sin थीटा का कंपोनेंट वो नीचे आ जाएगा. एंड सिंस दिस u sin थीटा इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जहाँ जहाँ पहले वाले फार्मूले में u sin थीटा था वहाँ पे माइनस u sin थीटा आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले में. तो इस केस में यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखें सो लेट्स कंसिडर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस इज t2. तो ये u sin थीटा नीचे आ गया है, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस u sin थीटा डिवाइड अपॉन g एंड देन प्लस रूट ओवर, माइनस का स्क्वायर करना है ब्रैकेट के अंदर. तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, u sin थीटा बाई g, और माइनस भी लिख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. सो स्क्वायर है तो ये माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हालांकि हम नहीं लिख रहे हैं, जस्ट टू रिमूव द कन्फ्यूज़न 2h बाई z. तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का. कहने का मतलब पहले दोनों ही टर्म ऐड हो रहे थे, अब ये दो टर्म क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा. और वो तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि अभी इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कम होगा इन दिस केस. ओके, सो फाइनली दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ डिप्रेस्ड एंगल प्रोजेक्शन. रेंज की यदि बात किया जाए सो
range in this case if we will talk about, that is at what distance it will fall back to the ground from the foot of the building. So इस रेंज को इस बार मान लेते हैं R2 बोल रहे हैं, तो R2 जो रेंज होगा फिर से वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, और वेलोसिटी तो वही रहेगा u cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वेलोसिटी और टाइम ऑफ लाइट आपका t2 है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम दैट विल गिव अस द रेंज. ओके, तो ये हो गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये सारी कहानी था रिलेटेड टू द एलिवेटेड एंगल प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस विच वी हैव ओवर हियर रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल. जो तीसरा केस है, या तीसरा जो है, हमने दो केसेस देख लिया, ऑब्लिक एंगल प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट. Now let's talk about the third one, that is called inclined angle projection. Yeah, projection on inclined plane, you can write like that also. So I will write projection on inclined plane. So this is our projection on inclined plane. Okay, so let's talk about this कि inclined plane के ऊपर यदि किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हैं तो क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है. So we have this projectile again, shape of the inclined, this is the inclined plane you can consider. और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को इस बार थ्रो किया है from the foot of the incline. तो ये है हमारा foot of the incline, और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया something like this, इस तरह से हमने थ्रो किए. ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली. इस डायरेक्शन में हमने इसको थ्रो किए विथ स्पीड हाउ मच u. ओके, और बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो लिए हैं थीटा, दैट वी हैव टेकन विद द इंक्लाइंड. ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच वी हैव टेकन दैट इज़ फ्रॉम द इंक्लाइंड. इंक्लाइंड के सरफेस से हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया है. और यदि बात करें कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन, सो दिस एंगल विच वी हैव, लेट्स कंसिडर दिस एंगल अल्फा. हालांकि ये सिचुएशन कई सारे बुक में अलग तरह से दिया रहता है, वहाँ पे थीटा इस पूरे एंगल को लिया जाता है, बट अभी के लिए हम याद रखेंगे वी हैव टेकन थीटा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन. तो न्यूमेरिकल बनाते समय ये जरूर ध्यान में रखेंगे थीटा कहाँ से गिवन है. द फार्मूला विच वी आर राइटिंग, वो फार्मूला लिया गया है सरफेस से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बाद क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये एंगल हमारा हो गया अल्फा. तो जो सिचुएशन होगा इस केस में, that the projectile that will move something like this, it will fall back over here. So what is the time of flight, that first we need to find. Okay. तो यहाँ पर यदि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें इस केस में, ये जो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट इज द ए एंड दिस पॉइंट इज, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. ये आपका मैक्सिमम हाइट के जैसा बिहेव करेगा, और फाइनली प्रोजेक्टाइल जो है वो इस पॉइंट पे आके गिर गया. सो लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट इज अ बी पॉइंट एंड दिस इज अ सी पॉइंट. तो ए से सी तक मूव करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज बेसिकली नोन एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट. और जो मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस से जो हाइट है, दैट हाइट आई एम राइटिंग एज अ एच, मैक्सिमम हाइट. ओके, पूरा कहानी को यदि समराइज किया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली एंगल हमारा, या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है. सो कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब क्या है, बेसिकली विल हैव द एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन. सो दिस इज द एक्स एक्सिस बेसिकली दैट विल चेंज. सो दिस विल बिकम आर न्यू एक्स एक्सिस यू कैन कॉल इट. और जो वाई एक्सिस है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, तो कि बेसिकली इस तरह के सिचुएशन में हमारा कोऑर्डिनेट चेंज हो गया. दिस इज आर न्यू एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर न्यू वाई एक्सिस. तो यही पूरा कहानी यहाँ पे चेंज होता है. तो जो भी पैरामीटर हम ले रहे हैं, कंसिडरिंग द एक्स टू बी एज अ ग्राउंड ले रहे हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि बात करें इस केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट यदि कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो आपने पहले ऑब्लिक प्रोजेक्शन में याद रखा था वैसा ही है, वो नहीं है बट वैसा ही है. फॉर्मूला यहाँ भी होगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी. ये इतना तो वही वाला फॉर्मूला है जो आप पहले जानते थे, 2u sin थीटा बाई जी. बट एक्स्ट्रा जो टर्म आएगा दैट इज ड्यू टू दिस एंगल अल्फा, और ये एंगल अल्फा के वजह से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म आएगा वो आ जाएगा कॉस अल्फा. ओके, सो दिस इज द न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट, और न्यू नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ओवर द इंक्लाइंड प्लेन. एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, 2u sin थीटा बाई जी, ये पहले भी था और अभी भी है, बट एक्स्ट्रा टर्म आ गया हमारा क्या, कॉस अल्फा. बात यदि करें दूसरा कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये जो h वाला टर्म है
तो इसके फार्मूले में भी वही चेंजेस होगा। पहले फार्मूला क्या था ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, बट एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, g के साथ हो जाएगा cos अल्फा। सो दैट विल बी अ स्लाइट चेंज इन द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अगेन हमें याद रखना है ग्राउंड से वो हाइट नहीं है, दैट इज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द इंक्लाइन। और तीसरा जो फार्मूला आएगा दैट इज रिलेटेड टू द रेंज, बट यहाँ पे जो रेंज है दैट रेंज इज अलोंग द इंक्लाइंड। ये चीज़ याद रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेंज का जो सिचुएशन है दैट इज़ अलोंग द इंक्लाइंड, यानी रेंज की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ दिस रेंज। ओके, सो रेंज कितना होगा इस केस में वो वैल्यू जस्ट हम लिखने जा रहे हैं। तो रेंज ओवर द इंक्लाइंड है, इसको कई बार हॉरिजॉन्टल रेंज हम नहीं भी बोल सकते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ना बोल करके रेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड ऐसे हमें बोलना पड़ेगा। और रेंज की वैल्यू कितना होगा इस केस में, तो फार्मूला है आपका ये यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला तो आपके लिए इजी है, केवल जी के जगह पे जी कॉस अल्फा लिखना है, बट ये पूरा अलग है। दैट इज यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ अल्फा, सॉरी 2 थीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा। So this is the formula of range in this case. तो हॉरिजॉन्टल रेंज ना बोल करके यहाँ पे बोलते हैं रेंज ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। सो दिस इज अ रेंज ओवर द इंक्लाइंड प्लेन, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये फार्मूला थोड़ा सा अलग है, दिस इज़ नॉट लाइक जस्ट रिप्लेसिंग द g एज अ g cos अल्फा, पूरा अलग फार्मूला है क्योंकि रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन है, इसलिए इस केस में जो कहानी आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अब यहाँ भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, थोड़ा सा यदि याद करें आप सिचुएशन कि जब हमने डिस्कस किया था ऑब्लिक प्रोजेक्शन का केस, तो हमारा रेंज का जो फार्मूला था, लेट मी शो यू द ऑब्लिक प्रोजेक्शन, हाँ रेंज का जो फार्मूला था ये था फार्मूला। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा उसका भी यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो इसका कंडीशन है कि थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे क्या होगा, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केस में। बट यदि बात करें हम किसका, यस लास्ट वाला केस की बात कर रहे हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यस दिस वन। यहाँ पे यदि बोला कि रेंज कब मैक्सिमम होगा उसका क्या कंडीशन है, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन की वैल्यू यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिख रहा है 2 थीटा प्लस क्या अल्फा, ये पूरा टर्म मैक्सिमम होना पड़ेगा, और ये टर्म को होना पड़ेगा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 होता है। तो ये वाला जो टर्म है 2 थीटा प्लस अल्फा दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज यदि इस केस में पूछा जाए, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज कि रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कब मैक्सिमम होगा उसका क्या कंडीशन है। सो दैट कंडीशन इज दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 होता है, तो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इसकी वैल्यू 90 होना चाहिए। सो यू कैन राइट लाइक दिस 2 थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल 90 के बराबर होना चाहिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू π/2। अब कई सारे बुक में इसको अलग अलग तरह से लिखा रहता है, हालांकि आपको केवल यही याद रखना है, कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि थीटा दैट इज इक्वल टू π/4 माइनस ऑफ α/2। तो ध्यान से देखें तो दोनों सेम ही चीज़ है, जस्ट हमने 2 से डिवाइड कर दिया, अल्फा को उधर लेके गए 2 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों सेम कहानी है, बट हम यही याद रखेंगे, ये आपके लिए ईजी होगा क्योंकि साइन का जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम हो गया, तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आपको ये वाला वैल्यू 1 कर देना है, तो ये 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, और उस केस में रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। अब कितना होता है आर मैक्स निकालना है, तो इसमें जस्ट आपको इसको 1 पुट कीजिए, 1 माइनस साइन अल्फा कीजिए, और वहाँ से आपका सारा सिचुएशन डिराइव हो जाएगा। सो यू कैन राइट टू बी मैक्सिमम रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, साइन 90 तो 1 हो गया माइनस साइन अल्फा। ओके, दिस वॉज द होल सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा भी इस चैप्टर में और जो कंटेंट है दैट इज़ द 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। एक है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम और दूसरा है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम।
तो उन दोनों तरह के न्यूमेरिकल के लिए यदि हम शॉर्ट में बताएंगे तो आपका पूरा हवा हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप वो वाला वीडियो जाके पूरा डिटेल में देखिए। बहुत ही डिटेल में हमने एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक वीडियो हमने वो डिस्कस किया है, आधे आधे घंटे का होगा ऑलमोस्ट। तो वो दोनों वीडियो आपको जस्ट जाके प्लेलिस्ट में सर्च करना है यहाँ पे, या फिर प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी बना के रखा है काइनेमेटिक्स के प्लेलिस्ट में या मोशन इन 2 डायमेंशन के प्लेलिस्ट में वो दिखेगा। ओके, सो दिस वाज द ऑल स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप इसको देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।